जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम भारत में जैव विविधता को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है जैव विविधता। किसी क्षेत्र में या किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीवों की, जंतुओं की, पौधों, वनस्पतियों की तथा सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों की बहुलता को ही उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता के जनक E.O. विल्सन हैं और जैव विविधता के विषय में जैव विविधता के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, जिसको 1992 में जैव विविधता संधि हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था। तो जैव विविधता संधि 1992 के अनुसार ही जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष की 22 मई को 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब हम भारत में जैव विविधता को समझेंगे। तो दुनिया में जो जैव विविधता पाई जाती है उसमें से भी अधिकांश जैव विविधता भारत में पाई जाती है। साथ ही साथ भारत विश्व के विविधता वाले बहुमूल्य प्रदेशों में से एक है। संपूर्ण विश्व में जो जैव विविधता पाई जाती है उसमें से अहम एवं बहुमूल्य जैव विविधता भारत में भी पाई जाती है। इस प्रकार भारत विश्व के विविधता बहुमूल्य प्रदेशों में से एक है। साथ ही साथ विश्व के जो 17 मेगा डायवर्सिटी प्रदेश हैं, उन 17 मेगा डायवर्सिटी प्रदेशों में भारत को भी शामिल किया जाता है। तो दुनिया में जितनी भी जैव विविधता है उसमें भारत भी एक बहुमूल्य योगदान रखता है। साथ ही साथ विश्व के जो 17 मेगा डायवर्सिटी प्रदेश हैं उनमें भारत को भी शामिल किया जाता है। साथ ही साथ जो तप्त स्थल हैं, ये जिनको हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है, तो दुनिया के 4 प्रमुख जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वो भारत में भी हैं। तो भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र जिनको संवेदनशील क्षेत्र भी कहा जाता है या तप्त स्थल कहा जाता है, उनकी संख्या कितनी है? 4 ही है। साथ ही साथ भारत में स्थलीय जैव विविधता के साथ साथ जलीय जैव विविधता भी पाई जाती है और भारत में मोलस्क, क्रस्टेशियन एवं मैंग्रोव इत्यादि की जो जैव विविधता है वो समुद्री जैव विविधता के तहत पाई जाती है। साथ ही साथ भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, अर्थात भारत के अंतर भी भारतवर्ष में भी 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। अर्थात दुनिया में जो जैव विविधता है उसमें भारत का बहुमूल्य योगदान है या बहुमूल्य स्थान है। साथ ही साथ भारत के अंदर भी 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, अर्थात भारत में भी जैव विविधता उच्च है। अब हम यहाँ पर भारत की जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं उनको एक एक करके समझेंगे। यहाँ से MCQs पूछे जाने की संभावना है, तो इसीलिए जो जितनी भी फैक्चुअल जानकारी है उसको आप यहाँ से समझते चलेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या होता है, या फिर पारिस्थितिक संवेदनशील स्थल क्या कहलाते हैं, या फिर जैसे पूछ लिया जाए तप्त स्थल क्या होते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट तब कहा जाएगा यदि वहां पर क्या हो, सबसे पहली चीज तो क्या हो, वहां पर जैव विविधता हो। क्या हो? जैव विविधता हो। तो ऐसा वन क्षेत्र जहां पर उच्च जैव विविधता होती है, साथ ही साथ यदि उस जैव विविधता को संकट होता है या भविष्य में उस जैव विविधता के क्षय होने की संभावना होती है, तो उस स्थल को क्या घोषित किया जाता है? तप्त स्थल घोषित किया जाता है या हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है घोषित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता तो है। साथ ही साथ इस बात की संभावना भी है कि यदि भारत सरकार ने या भारत के नागरिकों ने उस जैव विविधता के संरक्षण के लिए उचित प्रयास नहीं किए तो भविष्य में वह जैव विविधता विलुप्त भी हो सकती है, उसका क्षय भी हो सकता है। तो सीधा हम कह सकते हैं जैव विविधता ऐसे स्थल होते हैं जहां स्थानीय जातियों की पर्याप्तता होती है। तो ऐसे वन क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर स्थानीय जातियों की पर्याप्तता होती है, अर्थात जैव विविधता उच्च होती है, साथ ही साथ
जीव जातियों के अस्तित्व पर संकट भी रहता है उन्हें ही तप्त स्थल, अंग्रेजी में हॉटस्पॉट क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदनशील स्थल भी कहा जाता है। भारत में कुल हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 4 है, राइट। और ये 4 स्पॉट जो 4 हॉट स्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर इंडो बर्मा क्षेत्र, राइट। तो इसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, साथ ही साथ भारत का क्षेत्र भी सम्मिलित होता है। दूसरा हो जाएगा हिमालय क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा पश्चिमी घाट एवं क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सुंडालैंड हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, राइट। तो इस तरीके से ये 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। और हॉट स्पॉट की जो संकल्पना है वो किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने दी थी। कब दी थी? 1988 में। तो यहाँ पर ये आपको MCQs के लिए याद रखना है, राइट। हॉट स्पॉट या तप्त स्थल की संकल्पना किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने दी थी। कब दी थी? 1988 में। भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं? 4 हैं, राइट। वो कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ से जो है पूरा का पूरा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा अगर हम भारत का जो क्षेत्र फैलाएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यांमार का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और म्यांमार के बाद में यहाँ पर इंडोनेशिया तक ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंडो बर्मा क्षेत्र कहा जाता है। तो इस इंडो बर्मा क्षेत्र में पूर्वी भारत का अंडमान एवं निकोबार का ऊपरी द्वीप समूह आ जाता है। साथ ही साथ म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है। इसके कुछ क्षेत्र भी क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। तो भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सबसे पहला हो जाएगा इंडो बर्मा। इंडो बर्मा में पूर्व उत्तर भारत आता है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो भाग आता है। इसके अलावा दक्षिणी चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा, राइट। तो इस हिमालय में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पूरा का पूरा जो हिमालय का जो क्षेत्र है, ये एक हॉटस्पॉट हो जाएगा। तो इसमें हमारे भारत में जो भारत का हिमालय, तो भारत का हिमालयी क्षेत्र, इसके अलावा नेपाल, भूटान, राइट, और जो पूर्वी भारतीय क्षेत्र है वो भी क्या होते हैं? इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। तो दरअसल यहाँ पर पश्चिमी घाट एवं ये क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र हो जाएगा। तो ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? हॉट स्पॉट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा हॉट स्पॉट क्षेत्र हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो है सुंडालैंड हो जाएगा, राइट। तो सुंडालैंड एवं क्या हो जाएगा? निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सुंडालैंड आएगा, ठीक है। तो द हिमालयन हो जाएगा, इंडो बर्मा रीजन ये वाला हो जाएगा। फिर वेस्टर्न घाट ये हो जाएंगे, यहाँ पर ये पूरे वेस्टर्न घाट हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा? सुंडालैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से भारत में कुल हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें एक तो क्या हो जाएगा? इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा ये। फिर क्या हो जाएगा? हिमालयी क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका हो जाएगा। और ये यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार में क्या हो जाएगा? सुंडालैंड हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर समुद्री जैव विविधता हो जाएगी, राइट। तो भारत ऐसा देश है जिसके 3 ओर, राइट, या भारत 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत में स्थलीय जैव विविधता के साथ साथ जलीय जैव विविधता भी पाई जाती है, समुद्री जैव विविधता भी पाई जाती है। तो भारत में समुद्री जैव विविधता भी पाई जाती है एवं भारतीय तट रेखाओं में या भारत के आसपास में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जलीय विविधता पाई जाती है, जिसमें मोलस्क संघ पाया जाता है, क्रस्टेशियन, मैंग्रोव भी जो है बहुतायत में
पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर भी जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, अर्थात भारत एक देश ना होकर भारत एक क्या है, उपमहाद्वीप है। तो भारत का विशाल आकार है, इसी वजह से भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, अर्थात ये इनकी जलवायु अलग अलग है, इसी वजह से ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे एवं जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन जैव भौगोलिक क्षेत्रों की जलवायु, स्थलाकृति तथा मृदा में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है, इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर MPPSC में मध्य प्रदेश से भी फैक्चुअल जानकारी आती है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके से भारतवर्ष में जैव विविधता उच्च पाई जाती है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी उच्च जैव विविधता पाई जाती है। साथ ही साथ इस जैव विविधता के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 में जो है जैव विविधता अधिनियम 2000 के तहत मध्य प्रदेश में जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड का क्या किया गया है, गठन किया गया है, और यह बोर्ड जो है मध्य प्रदेश में जैव विविधता का संरक्षण करता है। मध्य प्रदेश में जो जैव विविधता पाई जाती है उसके 3 क्षेत्र हैं, या हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट। तो जैव विविधता के बड़े क्षेत्र या 3 जैवस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी को 1999 जैव मंडलीय क्षेत्र के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो पचमढ़ी के क्षेत्र को 1999 में जैव मंडलीय क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में 1999 में घोषित किया गया था, और यह मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है या फिर जैव मंडलीय क्षेत्र है। इसकी विशेषता यह है कि यह एक ऐसा जैव मंडलीय क्षेत्र है जिसमें उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। साथ ही साथ इसको 2009 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी जोड़ लिया गया है। दूसरा क्या हो जाएगा, अचान कमार अमरकंटक हो जाएगा। तो अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश का दूसरा जैव विविधता वाला क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको 2005 में VSR के रूप में या बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इसका विस्तार मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, मंडला जिले है, डिंडोरी जिले है, साथ ही साथ अनूपपुर जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बिलास तक इसका विस्तार है। इसको विश्व विरासत सूची में 2012 में जोड़ा गया था। तीसरा क्या हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। तो पन्ना को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में दर्जा 2011 में प्राप्त हुआ था, और इसका विस्तार पन्ना एवं छतरपुर जिले में है, और इसको भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, राइट, जो जैव विरासत सूची है उसमें 2020 में जोड़ा गया था। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं या 3 जैव विविधता के क्षेत्र हैं, जिनको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है दर्जा दिया जा चुका है। साथ ही साथ ये तीनों के तीनों यूनेस्को की विश्व विरासत की जो जैव विविधता की सूची है उसमें इनको जो है जोड़ दिया गया है। अब जैव विविधता संरक्षण संबंधी जो कानून है उनको हम यहाँ पर इन पर जो है चर्चा करते हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता को हमने समझा था, साथ ही साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला प्रयास था वो 1992 में किया गया था, राइट। आपको पता होगा कि 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और इसी पृथ्वी सम्मेलन में ही जैव विविधता संधि हुई थी, राइट। जैव विविधता संधि हुई थी, और इसी जैव विविधता संधि को 1992 में ही क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसी जैव विविधता संधि को अमल में लाने के लिए ही भारत में कौन सा अधिनियम लाया गया था, जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया था। तो इस तरीके से जैव विविधता संधि 1992 में लागू की गई थी, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था।
राइट। साथ ही साथ इस संधि के तहत ही कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था, 2000 में लागू हुआ था, 2002 में, तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल हो जाएगा, राइट। और इसी संधि के तहत नगोया प्रोटोकॉल हो जाएगा जो कि 2010 में लागू हुआ था। साथ ही साथ आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर में, तो वह 1971 से ही लागू है, राइट। अगर हम देखें हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही लाया गया था। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता को बचाने की बात चल रही थी, उसी समय पर ही भारत ने अपने यहाँ पर अधिनियम ही बना दा था, राइट। जैव विविधता संरक्षण जो संधि हुई थी वो 1992 में हुई थी। उसके पहले ही भारत में जैव वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू हो चुका था। फिर राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 1983, प्रथम वन नीति 1988 में घोषित हो चुकी थी। जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया था। वन अधिकार अधिनियम अधिसूचित जो था 2006 में हुआ था। तो इस तरीके से जैव विविधता को संरक्षण के लिए जो है इतने कानून बनाए गए हैं, राइट। तो ये प्रमुख कानून है। इसके अलावा विभिन्न जीव जंतुओं को बचाने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राइट, उसके साथ ही विशेष प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान है या अभयारण्य, उनको समझने से पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में जो संकटापन्न जीव होते हैं या जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो जीव होते हैं उनको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से जीव जंतुओं को क्रिटिकल एंडेंजर्ड माना जाता है, किन जीव जंतुओं को वल्नरेबल माना जाता है, राइट, या सुभेद्य माना जाता है। तो उस टॉपिक को हम सबसे पहले क्लियर करेंगे इस टॉपिक से। अर्थात यदि आप रेड डाटा बुक को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एंडेंजर तो संकट, विलुप्त प्रजातियां कौन सी होती हैं, संकटग्रस्त, संभावित संकटग्रस्त, वन से विलुप्त, घोर संकट, सुभेद्य संकट, आंकड़ों का अभाव, राइट, और क्या हो जाएगा, अनआकलित। तो हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर जो IUCN की रेड डाटा बुक है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इस टॉपिक को मैं विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पूरी दुनिया में कई प्रजाति के, राइट, पूरी दुनिया में कई प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं, राइट। अर्थात पूरी दुनिया में जैव विविधता है, परंतु मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इन जीव जंतुओं का उपभोग करना शुरू किया है, साथ ही साथ लालच की वजह से इनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया है, जिसकी वजह से या तो इनके प्राकृतिक आवास में कमी हो गई है, या इन जीवों का ही शिकार हो रहा है, या इनके किसी विशेष भाग के लिए इनको शिकार किया जा रहा है। इस वजह से पूरी दुनिया में कई जीव जंतुओं की संख्या इतनी कमी हो चुकी है कि वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं और कुछ प्रजातियां तो विलुप्त ही हो चुकी हैं, राइट। और इसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाएं हैं और कई अधिनियम हैं। उन सब में से अगर हम देखें तो IUCN को बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि IUCN एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में जीवों की प्रजातियां हैं उनकी संख्या में अगर गिरावट आती है या फिर भौगोलिक क्षेत्र या हैबिटेट में परिवर्तन से वो निर्वासित हो रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं या उनकी संख्या में कमी आ रही है, इसका क्या करता है, आकलन करता है और एक ऑथेंटिक रिपोर्ट विश्व को सामने रखता है, जिससे उस प्रजाति के जीवों को बचाने का उचित प्रयास किया जा सके, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए या जीवों को संरक्षित करने के लिए, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उचित जानकारी देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठन हो जाएगा IUCN, राइट। और IUCN जीवों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट को या उनके भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति का आकलन करता है, या आकलन करने वाला क्या है, इंटरनेशनल संस्था है। इसका मुख्यालय कहां पर है, ग्लेन स्विट्जरलैंड में है, राइट। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो IUCN का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, ग्लेन स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इसकी पहली बैठक जो है कहां पर हुई थी, फ्रांस में हुई थी, राइट। अब जो IUCN है उसका क्या योगदान है, तो पहली चीज तो ये है कि IUCN पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए एवं उनका सुझाव देने के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। तो IUCN सबसे पहले तो पूरे वैश्विक स्तर पर जितनी जीवों की प्रजातियों की कमी हो रही है या प्रजातियों की संख्या में गिरावट हो रही है या भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति कम हो रही है, राइट, उसका अध्ययन करता है, राइट। और उससे जो आंकड़े जुटाता है उन आंकड़ों को अध्ययन के लिए एवं सुझाव देने के लिए रेड डाटा बुक क्या करता है, जारी करता है। और IUCN 1964 से, ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है UPSC में पूछा गया है। तो IUCN 1964 से ही जो विलुप्त प्राय या जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको रेड डाटा बुक में उनको जारी करता है। IUCN की कितने साल में बैठक होती है, 4 साल में। तो ये IUCN के बारे में जानकारी हो जाएगी। IUCN है, राइट। तो IUCN प्रजातियों की संख्या में गिरावट में या उनकी भौगोलिक स्थिति का आकलन करता है। इसका मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। पहली बैठक फ्रांस में हुई थी। 1964 से यह रेड डाटा बुक जारी कर रहा है। 4 साल में इसकी क्या होती है, बैठक होती है। और इस बैठक में यह है जो भी 4 साल में जो भी बैठक होती है इसमें जो भी आंकड़े होते हैं उन पर फैसले लिए जाते हैं और रेड डाटा बुक जो है वो जारी की जाती है। तो यहाँ पर रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ जानकारी तो आपको पहले से ही है, राइट। रेड डाटा जो बुक है, राइट, सबसे पहली चीज तो ये कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN रेड डाटा बुक को जारी करता है जिसमें या तो विलुप्त हैं या संकटग्रस्त जीवों की जो सूची है वो तैयार की जाती है। अगर IUCN के आंकड़े देखें तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 995 प्रजातियां संकटापन्न या नियर थ्रेटन्ड हैं, जिनको NT के शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1995 प्रजातियां क्या हैं, संकटापन्न है। साथ ही साथ 2019 के अनुसार 30,178 प्रजातियां क्या हैं, संकटापन्न है। अब जो IUCN की रेड डाटा बुक है, IUCN की रेड डाटा बुक में प्रत्येक प्रजाति को 9 में से किसी एक श्रेणी में रखा जाता है, राइट। तो IUCN 9 श्रेणियों में जो संकटापन्न या विलुप्त जीव हैं उनको किसी एक सूची में रखता है, राइट। जैसे एक तो विलुप्त प्रजातियां हो जाएंगी, संकटाग्रस्त हो जाएंगी, राइट। विलुप्त के बाद में क्या आती है, वन से विलुप्त, फिर संकटग्रस्त प्रजाति, संभावित संकटग्रस्त जातियां, सुवेद, संकट मुक्त, आंकड़ों का अभाव, या क्या हो जाएगी, अनअकलित हो जाएगी। इस मामले से आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेते। जैसे हम मान लेते हैं कि भारत में किसी भी क्षेत्र विशेष में कई प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि IUCN किसी भी जैविक प्रजाति के क्या करता है, आंकड़े इकट्ठे करता है, राइट। और अगर वह किसी विशेष जाति के अपने मानक पर आंकड़े इकट्ठे नहीं करता है तो उसको किस में रखता है, नॉट इवैल्यूएटेड में। तो हम सबसे पहली चीज तो मान लेते हैं कि IUCN की जो रेड डाटा बुक सूची होती है, तो IUCN की रेड डाटा बुक में कुछ जातियां जो हैं वो क्या होती हैं, नॉट इवैल्यूएटेड होती हैं, अर्थात अनआकलित होती हैं। IUCN उनका अपने पैमाने पर आकलन नहीं कर पाती है। उसके बाद में अगर हम देखें तो कुछ जातियों का डाटा मिलता है, लेकिन डाटा कैसा होता है, वो
डेफिशिएंट होता है, राइट। तो आंकड़ों का क्या होता है, अभाव होता है, पर्याप्त आंकड़े नहीं होते हैं जिससे बता पाएं कि उस जाति की सदस्यों की संख्या में कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, राइट। तो इस तरीके से सभी जातियां क्या होती हैं, नॉट इवेल्यूटेड में आती हैं। उसमें से जिस जातियों का जब आकलन किया जाता है तो कुछ जातियों को जो आंकड़ा है वो कैसा रहता है, कम रहता है, तो आंकड़ों का अभाव होता है। उसके बाद में जो पर्याप्त आंकड़ा या पर्याप्त जिसके आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनको फिर IUCN इन कैटेगरी में क्या करता है, डिवाइड करता है। सबसे पहला आता है क्या, लीस्ट कंसर्न, अर्थात जिनकी लीस्ट कंसर्न ऐसी प्रजातियां जिनको भविष्य में कम से कम संकट होता है उनको लीस्ट कंसर्न LC में रखा जाता है। फिर जिन पर और अधिक संकट होता है उनको नियर थ्रेटन्ड में रखा जाता है। फिर यहाँ से स्थिति क्या हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, वल्नरेबल, अर्थात उनके आवास में परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है और उनकी संख्या में गिरावट होने लगी है। अगर संख्या में गिरावट होने लगी है तो फिर उसको किस में रखते हैं, वल्नरेबल को, राइट। तो 50% अगर गिरावट हो चुकी है तो किस में, वल्नरेबल को, राइट। तो यहाँ पर समझिए लीस्ट कंसर्न अर्थात भविष्य में उनको संकट हो सकता है, नियर थ्रेटन अर्थात उनके आवास जो है समाप्त हो चुके हैं, वो भविष्य में आवासों पर जो है खतरा है इसीलिए भविष्य में वो समाप्त हो चुकी हैं। यदि पिछले 10 वर्षों में उनकी 50% जनसंख्या कम हो जाती है तो उसको वल्नरेबल में रखा जाता है। यदि 70% जनसंख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है तो उसको एंडेंजर्ड में रखा जाता है। और पिछले 10 वर्षों में यदि किसी प्रजाति की 90% जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा जाता है, राइट। और अगर 90% जनसंख्या कम हो जाती है तो सीधी सी बात है कि वो जंगल से विलुप्त हो चुकी है, फिर उसको कृत्रिम तरीके से या तो चिड़ियाघर में या फिर राष्ट्रीय उद्यान में, या एक तरीके से कह सकते हैं कि हम उसको कृत्रिम तरीके से बचाते हैं। जंगल से वह क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। तो वहीं कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हमने बहुत देर कर दी है, तब तक वो प्रजातियां जो हैं एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये 9 क्या होती हैं, श्रेणियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, नॉट इवेल्यूटेड, फिर डाटा क्या होता है, डेफिशिएंट होता है या आंकड़ों का अभाव होता है। जो एडुकेट डाटा होता है उसके आधार पर सबसे पहले लीस्ट कंसर्न, राइट, फिर नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट, राइट। इस तरीके से अगर हम देखें तो लिस्ट है यहाँ पर, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 868 पूरी दुनिया से 868 प्रजातियों के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो 868 प्रजातियां क्या हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। साथ ही साथ 78 स्पेसीज 78 प्रजातियां या 78 स्पेसीज ऐसी हैं जो जंगल से विलुप्त हो चुकी हैं, परंतु उनको अभी भी चिड़ियाघर में या किसी विशेष अभ्यारण्य में उनको संरक्षित किया गया है। साथ ही साथ सबसे खतरनाक आंकड़ा 5176 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में। तो वहीं 7705 क्या है, इंडेंजर्ड है, 7705 क्या है, इंडेंजर्ड है। तो वहीं 11654 क्या है, वल्नरेबल है, अर्थात पिछले 10 वर्षों में इनकी 50% जो पॉपुलेशन है वो जो है कम हो चुकी है। फिर अगला हो जाएगा नियर थ्रेटन्ड, राइट। तो 4406 तो 4406 प्रजातियां ऐसी हैं जो नियर थ्रेटन्ड हैं। और वहीं 36,952 कितनी, 36,952 क्या है, लीस्ट कंसर्न है। तो वहीं पर दुनिया में पूरी प्रजातियां कितनी हैं, तो वो हैं 82,065। तो जो जितनी आकलित जनजातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो कितनी है, 82,065।
और उन 82,000 में से 36,000 लगभग आधी तो किस में आती हैं, लीस्ट कंसर्न में आती हैं, अर्थात उनके भविष्य में उनके जो है खतरा है, राइट। 36,000 अर्थात आधी, लगभग आधी तो क्या है, भविष्य में उनकी प्रजाति पर खतरा है। तो वही अगर हम देखें 868 तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 78 जो है जंगल से गायब हो चुकी हैं, 5,176 अभी भी जो है क्रिटिकली क्या है, एंडेंजर्ड है। अब यहाँ पर कुछ जातियों से जो है क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे पता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में हो चाहे अलग अलग एग्जाम्स में हो, पूछा ही जाता है। ये मटेरियल कम है लेकिन आपको याद अच्छे से करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे टाइप 1 क्वेश्चन, राइट। तो टाइप 1 प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि जैसे उन्होंने दे दिया मैमथ, राइट। मैमथ IUCN में, राइट, मैमथ IUCN की सूची के अनुसार किस श्रेणी में रखा जाता है, राइट, विलुप्त में या क्रिटिकली एंडेंजर्ड में या एंडेंजर्ड में या वल्नरेबल में। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रजाति किस में सम्मिलित होती है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन, राइट, निम्नलिखित में से कौन लीस्ट कंसर्न की सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए चिंकारा, ऑप्शन बी जंगली भैंसा, ऑप्शन सी भौंकने वाला बंदर, राइट, ऑप्शन डी में नीलगाय हो जाएगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि चिंकारा, भौंकने वाला बंदर, नीलगाय ये सभी तो लिस्ट कंसर्न में आते हैं, परंतु जो जंगली भैंसा है वो तो किस में आता है, वल्नरेबल में आता है। तो ये टाइप सेकेंड का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। यह टाइप 3 में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असमान है, पिग्मी हॉक, गंगा शार्क, साइबेरियन क्रेन, राइट, और साथ ही साथ हिम तेंदुआ। तो ये जो 3 है वो किस में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, और जो हिम तेंदुआ है वो किस में, एंडेंजर्ड में है, राइट। या फिर चौथा इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु, जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, राइट, निम्नलिखित में से कौन, राइट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए हिमालयन बटेर, ऑप्शन बी जंगली भैंसा, ऑप्शन सी नीलगाय, ऑप्शन डी नीलगिरी ताहर। तो फिर आपको पता होना चाहिए नीलगिरी ताहर। अब ऐसी कई प्रजातियां हैं जो कि हर एक सूची में आती, तो आप कहेंगे सर इतना कैसे याद करेंगे, तो सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रजातियों को तो हम याद कर ही सकते हैं, राइट। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 6 नाम तो हम याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि एमपीपीएससी में उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसीलिए भविष्य में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना और भी ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए हमको तैयार करना है। तो अभी तक डायनासोर जो है पृथ्वी से क्या है, विलुप्त हो चुके हैं, राइट। तो डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। फिर सेबरतुथ, डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है, लाल तोता, मैमथ और जेंट मायो, ये सभी क्या है, विलुप्त हो चुके हैं। वहीं क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या आते हैं, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, फिर घड़ियाल, और घड़ियाल जो है किस में आता है, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आता है। और मध्य प्रदेश में घड़ियालों को बचाने के लिए 3 परियोजनाएं चल रही हैं। घड़ियाल परियोजना केन, सोन और चंबल में, राइट। तो केन, सोन एवं चंबल घड़ियाल संरक्षण योजना। फिर उड़न गिलहरी, हिमालयन बटेर, साइबेरियन क्रेन, गंगा शार्क। ध्यान रखना एक गंगा शार्क है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, तो वहीं एक गंगा डॉल्फिन भी है, राइट। और गंगा डॉल्फिन किस में आती है, एंडेंजर्ड में आती है। तो गंगा शार्क क्रिटिकली एंडेंजर्ड में और गंगा डॉल्फिन एंडेंजर्ड में आती है। फिर क्या हो जाएगा, पिग्मी हॉक एंडेंजर्ड में, गंगा डॉल्फिन, हिम तेंदुआ, नीलगिरी ताहर, पेंगोलिन और लाल पांडा, ये सभी किस में आते हैं, एंडेंजर्ड में आते हैं। साथ ही साथ वल्नरेबल, वल्नरेबल में क्या आता है, एक सींग वाला गेंडा, राइट। तो एक सींग वाला गेंडा। फिर समुद्री गाय, राइट। तो वल्नरेबल में एक सींग वाला गेंडा, समुद्री गाय, गौर या जिसको क्या कहते हैं जंगली भैंसा, चीता, तेंदुआ,
चार सींग मृग या 4 हॉर्न एंटीलोप कहा जाता है, और स्लोथ भालू, राइट। फिर नियर थ्रेटन एंटी में कौन कौन आते हैं, हिमालयन ताहर आता है, ध्यान रखना हिमालयन ताहर आता है नियर थ्रेटन में, और नीलगिरी ताहर आता है किसमें, इंडेंजर्ड में। फिर तिब्बती एंटीलोप, तो तिब्बती एंटीलोप किस में आता है, एंटी में, राइट। वहीं पर जो 4 हॉर्न 4 सींग वाला मृग है, राइट, तो ध्यान रखना तिब्बती मृग जो है वो किस में आता है, नियर थ्रेटन्ड में, और 4 सींग वाला जो मृग है वो वल्नरेबल में आता है। फिर सबसे अगर हम देखें तो लीस्ट कंसर्न, उसमें चिंकारा हो जाएगा, भौंकने वाला बंदर, और नीलगाय। डाटा आंकड़े अपर्याप्त नहीं और डोंट एवोल्यूट में ये आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये जातियां हैं। अब आपको याद रख सकें इसीलिए इनसे संबंधित कुछ और जानकारी शेयर करते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि विलुप्त प्रजातियों से क्या आशय है, तो उसके लिए अगर जैसे एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाए कि ऐसी IUCN में वह श्रेणी जिसमें उन जंतुओं को रखा जाता है जिनके अंतिम सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, वह उस श्रेणी का नाम बताइए, तो वो कौन सी हो जाएगी, एक्सटिंक्ट स्पीसीज या EX हो जाएगी। क्लियर। तो IUCN की वह सूची जिसमें उन सदस्यों को रखा जाता है जिनके अंतिम सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। तो वे प्रजातियां जिनके अंतिम सदस्य की मृत्यु हो चुकी है या पिछले 50 वर्षों में इस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य अब तक नहीं देखा गया है, उन प्रजातियों को IUCN की रेड डाटा बुक में एक्सटिंक्ट की सूची में रखा जाता है। जैसे डायनासोर हो जाएगा, राइट, तो डायनासोर हो जाएगा, ये रहा डायनासोर, राइट, तो डायनासोर हो जाएगा। फिर उसके बाद में डोडो पक्षी हो जाएगा, ये है यहाँ पर डोडो पक्षी। फिर मैमथ हाथी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैमथ हाथी हो जाएगा जिसके टस्क्स बहुत बड़े होते हैं। फिर ग्लेप्टोडोन हो जाएगा, ये ग्लेप्टोडोन हो जाएगा। तस्मानिया बाघ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लाल तोता, राइट। तो ये सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब अगला क्या हो जाएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट। तो मैंने आपको एक सीधा बताया था, राइट, वो 50%, 70% और 90%, ये 3 चीजें याद रखें तो आपको आसानी हो जाएगी। अति संकटग्रस्त या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड या अति संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में उन्हें रखा जाता है जो वनों से लुप्त होने वाली हैं। ऐसी प्रजातियां जो वनों से लुप्त होने वाली हैं तथा पिछले 10 वर्षों में इनके 85 से 90% सदस्य जो हैं समाप्त हो चुके हैं, उनको अति संकट प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। और इसको IUCN की सबसे महत्वपूर्ण सूची माना जाता है, क्योंकि इस सूची में जो भी जीव सम्मिलित हो जाता है उसको फिर विशेष प्रयासों से बचाया जाता है, जिसमें एक हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फिर घड़ियाल, उड़न गिलहरी, ये यहाँ पर है, हिमालयन बटेर, साइबेरियन क्रेन, गंगा शार्क और पिग्मी हॉक। ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई जो प्रजाति है वो हमेशा एक ही सूची में रहेगी। हो सकता है कि 5-6 साल के परिवर्तन में अगर उसके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती है या और भी कमी होती है तो कोई भी प्रजाति जो है CR से जंप कर सकती है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई प्रजाति, राइट, किस में है, एंडेंजर्ड में है, जैसे गंगा डॉल्फिन, अगर पिछले 5 वर्षों में उसके सदस्यों में बढ़ोतरी होती है तो वो एंडेंजर्ड से निकलकर किस में आ जाएगी, वल्नरेबल में आ जाएगी। परंतु यदि गंगा डॉल्फिन की संख्या में और भी कमी आती है तो किस में आ जाएगी, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आ जाएगी। इसीलिए जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उड़न गिलहरी है, साइबेरियन क्रेन है, राइट, पिग्मी हॉक है, गंगा शार्क है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। करंट अफेयर्स के अनुसार अगर हम देखें तो जो 2015 से जो 2020 वाली सूची है, उस जो नई सूची है, या मैं आपसे बताऊं कि जो रेड डाटा बुक है उसकी नवीनतम सूची के अनुसार जो अति संकटग्रस्त जितनी भी प्रजातियां हैं उनको अच्छे से आप याद रख लें तो MCQ सॉल्व होने की संभावना ज़्यादा है। तो अति संकटग्रस्त प्रजातियां, तो जो नवीन सूची है IUCN की नवीन रेड डाटा बुक की जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या जो CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड
की जो सूची है उसमें स्तनधारी कौन कौन सी है? एक तो क्या हो जाएगा, पिग्मी हॉक हो जाएगा, जिसको अभी हमने देखा था, पिग्मी हॉक, राइट। इसके अलावा अंडमान सफेद दांतेदार क्या हो जाएगा, जो है चूहा हो जाएगा, राइट, चूहा हो जाएगा। फिर जेनकिड का अंडमान स्पाइनी हो जाएगा, निकोबार व्हाइट टेल्ड हो जाएगा, कोंडाना रातो हो जाएगा, राइट। ये भी क्या है, एक चूहा है, ये दरअसल क्या है, नेम है जो कि, तो कोंडाना चूहा हो जाएगा। अंडमान सफेद दांतेदार क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। लॉर्ज रॉक रैट हो जाएगा, राइट, चूहा है ये भी। फिर नमदफा की उड़ने वाली गिलहरी हो जाएगी। मालाबार सिवेट हो जाएगा, ये भी कई बार जो है न्यूज़ में आ चुका है, तो इसको याद रखें आप। मालाबार सिवेट एक स्तनधारी है जो कि CR की सूची में है। फिर सुमात्रा का गेंडा हो जाएगा, फिर जाबन गेंडा हो जाएगा। फिर अति संकटग्रस्त जो मछलियां हैं उसमें पांडिचेरी की सार्क हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी, गंगा सार्क। गंगा सार्क किस में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। फिर चाकू दांत वाली क्या हो जाएगी, सॉफिस हो जाएगी। लार्ज टूथ वाली सॉफिस हो जाएगी। शंखूर थूथन क्या हो जाएगी, सॉफिस हो जाएगी, राइट। अति संकटग्रस्त जो सरीसृप है रेप्टाइल, उसमें एक तो क्या हो जाएगा, घड़ियाल। तो घड़ियाल किस में है, अति संकटग्रस्त में है। फिर हक्सविल कछुआ हो जाएगा, नदी टेरापिन हो जाएगा, बंगाल रूप कछुआ हो जाएगा, और सिस्पारा डे गेको हो जाएगा। ये क्या है, छिपकली है, क्लियर। फिर अति संकटग्रस्त पक्षी में अय्या बेरिक हो जाएगा, बन उल्लू हो जाएगा, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड हो जाएगा, बंगाल फ्लोरिकिन हो जाएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, राइट। साइबेरियन क्रेन हो जाएगा, राइट। फिर स्पिन पूल बिलर सैंड पाइपर हो जाएगा। फिर मिलनसार लैपविंग हो जाएगा। अति संकटग्रस्त जो पक्षी हैं उनमें इनके अलावा जर्डन का क्या हो जाएगा, कॉर्सर हो जाएगा, सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध हो जाएगा, लाल सिर वाला गिद्ध हो जाएगा, राइट। तो जो गिद्ध है वो किस में है, CR में। सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, सफ़ेद पीठ वाला बगुला, दुबले पतले गिद्ध, भारतीय गिद्ध, राइट। तो इस तरीके से गिद्ध की सभी प्रजातियां क्या हैं, एंडेंजर्ड हैं। गुलाबी सिर वाली क्या हो जाएगी, बतख, और हिमालयन क्या हो जाएगी, बटेर। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, संकटग्रस्त जंतु जिनको एंडेंजर्ड कहा जाता है, राइट। तो संकटग्रस्त जंतुओं किन्हें कहते हैं, तो देखिए ऐसे जंतु जो वन, राइट, ऐसे जंतु जिनका वनों से लुप्त होने का खतरा बढ़ा है और पिछले 10 वर्षों में इनके 70%, राइट, ये सीधा फॉर्मूला आप याद रखें, 90% CR और लगभग 70 से 80% के बीच में या 75-80% के बीच में नष्ट हो चुकी, तो उसको किस में रखा जाता है, संकटग्रस्त जंतु में रखा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन, राइट, गंगा सार्क किस में आती है, CR में, और गंगा डॉल्फिन EN में आती है, एंडेंजर्ड में। फिर हिम तेंदुआ, नीलगिरी ताहर, पेंगोलिन, और क्या हो जाएगा, लाल पांडा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिम तेंदुआ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पेंगोलिन हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगी, गंगा डॉल्फिन हो जाएगी, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीलगिरी तार हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब अगला हो जाएगा संवेदनशील प्रजातियां, जिनको क्या कहते हैं, वल्नरेबल, राइट। देखिए ऐसी प्रजातियां जिनके संकट की संभावना बढ़ गई है उनको ही क्या कहा जाता है, वल्नरेबल कहा जाता है। यदि पिछले 10 वर्षों में इनके सदस्यों में 50% की कमी आती है तो उनको ही VU या वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा हो जाएगा, फिर समुद्री गाय हो जाएगा, फिर गौर या जंगली भैंसा हो जाएगा। ये क्या है, गौर या जंगली भैंसा है, चीता है, तेंदुआ है, 4 सींग वाला मरफ है, और स्लोथ भालू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नियर थ्रेटन्ड, ऐसी प्रजातियां जिन्हें भविष्य में लुप्त होने का खतरा हो उनको किसमें, संकटापन्न प्रजातियों में रखा जाता है। जैसे हिमालयन ताहर हो जाएगा और तिब्बत एंटीलोप हो जाएगा। फिर अगली क्या हो जाएगी, लीस्ट कंसर्न या संकट बहुत कम, ऐसी प्रजातियां जिन पर वर्तमान और भविष्य में संकट बहुत कम है परंतु फिर भी इनकी प्रजातियों को खतरा हो सकता है, उनको LC में रखा जाता है। जैसे चिंकारा हो जाएगा, राइट, भौंकने वाला बंदर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नील गाय हो जाएगा,
क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो IUCN की रेट डाटा सूची है और रेट डाटा जो बुक है, रेट डाटा बुक की जो श्रेणियां हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो जो जितने भी जीव जंतु हैं, कौन सा अति संकटापन्न सूची में है, कौन सा एंडेंजर्ड की सूची में है, वो अगर आपको याद हो जाएगा तो इससे परीक्षा में आपके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे आसानी से बन जाएंगे, राइट। तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।